पोल्यूशन। हे दोस्त, कभी सोचा है कि ये डायबिटीज और ओबेसिटी जैसी बीमारियां आजकल इतनी कॉमन क्यों है? हाँ, ये तो है। सोचो, क्या इसके कारण हजारों साल पीछे जा सकते हैं? शायद तब जब इंसानों ने खेती शुरू की थी। बिल्कुल बिल्कुल। इमेजिन करो, हमारी बॉडीज शायद अभी भी उस पुराने सॉफ्टवेयर पे चल रही हैं जो स्कार्सिटी की दुनिया के लिए डिजाइन हुआ था। राइट। लेकिन अब हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ खाना बहुत है। हाँ। है ना? एक मिसमैच सा। हाँ, एक तरह का मिसमैच है, सही बात है। इंटरेस्टिंग है ना? चलो इसी को एक्सप्लोर करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो आज का हमारा लर्निंग मैप ये है, हम ये देखेंगे कि समय के साथ हमारा डाइट कैसे बदला, पैलियोलिथिक जमाने से लेकर एग्रीकल्चर तक, और उससे हमारी हेल्थ पर क्या असर पड़ा। अच्छा। तो हम 4 मेन चीजें कवर करेंगे। ओके। पहला, पैलियोलिथिक वर्सेस एग्रीकल्चरल डाइट्स, खाने में क्या बदलाव आए। दूसरा, एग्रीकल्चर्स अदर इम्पैक्ट्स, सिर्फ डाइट नहीं और क्या बदला। तीसरा, द थ्रिफ्टी बॉडी, हमारी बॉडी फैट क्यों स्टोर करती है। इंटरेस्टिंग। और चौथा, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन, डिजीजेस का पैटर्न समय के साथ कैसे बदला है। गॉट इट। रेडी, चलो शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। चंक 1, फ्रॉम हंटिंग टू हार्वेस्ट, द डाइट रिवोल्यूशन। ओके, तो लेट्स कंपेयर। पैलियोलिथिक लोग जो हंटर गैदरर्स थे, उनका एनर्जी इनटेक और एनर्जी एक्सपेंडिचर दोनों हाई थे। अच्छा, मतलब खाना भी और मेहनत भी। हाँ, मतलब जब खाना मिलता था खाते भी ज्यादा थे, और भाई शिकार और गैदरिंग में मेहनत भी खूब करते थे। कैलोरीज चाहिए थी पर फिजिकल एक्टिविटी से बर्न भी हो जाती थी। राइट। फिर आया एग्रीकल्चर। इसमें एनर्जी इनटेक अक्सर हाई रहा, स्टेबल फूड सप्लाई की वजह से शायद बढ़ा भी, लेकिन एनर्जी एक्सपेंडिचर काफी कम हो गया। क्यों? सेडेंटरी लाइफस्टाइल। एग्जैक्टली। लोग सेटल हो गए, लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो गया, काम स्पेशलाइज्ड हो गया, मतलब ज्यादातर लोगों के लिए ओवरऑल फिजिकल एफर्ट कम हो गया। समझे? हाँ। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट्स भी बदले। पेलियोलिथिक डाइट में पोटेशियम ज्यादा होता था प्लांट्स फ्रूट्स से, सोडियम कम। ओके। एग्रीकल्चर और फूड प्रिजर्वेशन के साथ सोडियम इंटेक अक्सर एडेड सॉल्ट से काफी बढ़ गया, ये याद रखना। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का क्या? पेलियोलिथिक डाइट बैलेंस था क्योंकि वैरायटी थी, सीड्स, नट्स, फ्रूट्स, वेजीज, मीट, सब कुछ, विटामिन्स, मिनरल्स मिल जाते थे। राइट। लेकिन एग्रीकल्चर में अक्सर 1 या 2 स्टेपल क्रॉप्स पर निर्भरता बढ़ गई, जैसे गेहूं, चावल या मक्का। हाँ। इस फोकस से माइक्रोन्यूट्रिएंट इम्बैलेंसेस आ गए, वैरायटी कम हो गई। अच्छा, और फैट इनटेक? वो भी बदला। पेलियोलिथिक डाइट में अंदाजन 25-30% फैट था, ज्यादातर हेल्दी अनसैचुरेटेड फैट्स। एग्रीकल्चरल डाइट्स में फैट इंटेक बढ़कर 40% या उससे ज्यादा हो गया, और अक्सर सैचुरेटेड फैट्स ज्यादा होते थे जो कम हेल्दी माने जाते हैं, खासकर एनिमल डोमेस्टिकेशन और डेयरी के साथ। बाप रे, काफी चेंजेस। इसके कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं? बिल्कुल। जैसे हमने कहा सोडियम इंटेक बढ़ा, हाँ। वो ब्लड प्रेशर की समस्याओं के बढ़ने से जुड़ा है उन पॉपुलेशंस में जिन्होंने एग्रीकल्चर अपनाया। अच्छा। या फिर स्टेपल फूड पर निर्भरता। इलिनॉय के कुछ हिस्सों में हिस्टोरिकली मक्के, कॉर्न पर ज्यादा निर्भरता से विटामिन B3 डेफिशिएंसी फैली, जिससे पेलेग्रा नाम की गंभीर बीमारी हुई। ओह वाओ, सिर्फ मक्का खाने से? हाँ। और चाइना से पुराने रिकॉर्ड्स हैं करीब 3000 BC के, जहां बेरेबेरी का जिक्र है। बेरी हाँ। विटामिन B1 डेफिशिएंसी। एग्जैक्टली। पॉलिश्ड राइस खाने से जुड़ा था, मतलब चावल जिसकी न्यूट्रिएंट वाली आउटर लेयर हटा दी गई हो, वही मुख्य खाना था। सोचो, सिर्फ एक ही चीज ज्यादा खाने से, वैरायटी ना होने से कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बिल्कुल। अब जरा सोचने का टाइम है। ओके। पहला, अगर हम आज भी पैलियोलिथिक डाइट फॉलो करते तो हेल्थ कैसी होती, थोड़ा सोच लो। शायद हाई बीपी, टाइप 2 डायबिटीज जैसी क्रॉनिक डिजीजेस कम होती, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बेहतर होते। लेकिन रोजाना बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ती, और अनप्रोसेस्ड खाने की वाइड वैरायटी चाहिए होती। मॉडर्न दुनिया में काफी मुश्किल है ना? सही। थिंक। बिल्कुल। दूसरा, स्टेपल क्रॉप डाइट पर जाने से माइक्रोन्यूट्रिएंट इम्बैलेंस क्यों हुआ? बेसिकली खाने में वैरायटी बहुत कम हो गई। 1-2 फसलों पे फोकस करने से लोग बाकी चीजें कम खाने लगे, जिससे उन स्टेपल्स में जो विटामिन्स मिनरल्स नहीं थे वो मिलने बंद हो गए। थिंक। सही। और तीसरा, क्या हाई फैट इंटेक हमेशा बुरा होता है, समझे? जरूरी नहीं, ये फैट के टाइप पर डिपेंड करता है। अनसैचुरेटेड फैट्स ज्यादातर सैचुरेटेड से बेहतर होते हैं, और ओवरऑल लाइफस्टाइल, खासकर फिजिकल एक्टिविटी लेवल पर बैलेंस ही की है हमेशा। थिंक। एकदम सही। सो इन शॉर्ट, एग्रीकल्चर ने हमारे खाने का पैटर्न पूरी तरह बदल दिया। एनर्जी स्टोरेज बढ़ी, न्यूट्रिएंट्स बदले, ज्यादा सोडियम, कम डाइवर्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, अलग फैट्स, और नई हेल्थ प्रॉब्लम्स की नींव रखी। ओके, तो हमने देखा डाइट कैसे बदला। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, एग्रीकल्चर के और क्या असर हुए डाइट के अलावा। हाँ बिल्कुल। चंक 2, एग्रीकल्चर्स रिपल इफेक्ट। राइट। तो एग्रीकल्चर का असर सिर्फ डाइट तक ही सीमित नहीं था। डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर्स बढ़ने से, खासकर सॉफ्टवेयर प्रोसेस्ड अनाज से, डेंटल कैरीज मतलब दांतों का सड़ना बढ़ गया। हाँ, ये तो सुना है। फार्मिंग शुरू होने के बाद ये बहुत कॉमन हो गया। प्लस एक और फैक्टर, स्टेबल फूड सप्लाई से, हालांकि हमेशा ज्यादा न्यूट्रिशियस नहीं, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी धीरे धीरे बढ़ने लगी हंटर गैदरर लाइफ के मुकाबले। अच्छा। हाँ, और लंबी जिंदगी का मतलब था कि दांतों को घिसने और सड़ने का ज्यादा टाइम मिला। सोचो, जैसे किसी मशीन को उसकी ओरिजिनल डिजाइन लाइफ से ज्यादा चलाना। मेक सेंस। और फिर थी इन्फेक्शियस डिजीजेस। ये असल में एग्रीकल्चर के साथ बढ़ी। क्यों? कई कारण थे,
पहला, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के साथ रहने से एनिमल डिजीजेस इंसानों में आ सकती थीं। इन्हें जूनोटिक डिजीजेस कहते हैं। अच्छा। दूसरा, खेती के लिए जमीन खोदने से लोग नए सॉइल बॉर्न पैथोजेंस के संपर्क में आए। तीसरा, अनाज स्टोर करने से चूहे, कीड़े जैसे पेस्ट्स आते थे जो बीमारियां फैला सकते हैं। राइट। चौथा, बस्तियां बसाने में अक्सर स्टैग्नेंट पानी के सोर्स बनते थे इरिगेशन या वेस्ट के लिए, जो मच्छरों जैसे डिजीज वेक्टर्स के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड्स थे। काफी सारे कारण। हाँ, और सरप्राइजिंगली एग्रीकल्चर फर्टिलिटी रेट के बढ़ने से भी जुड़ा है। फर्टिलिटी बढ़ी क्यों? कुछ थ्योरीज हैं। एक तो ये कि शायद वुमेन में प्यूबर्टी जल्दी आने लगी, शायद इसलिए कि फिजिकल स्ट्रेन कम हो गया फॉरेजिंग के मुकाबले, और डाइट बदलने से बॉडी फैट परसेंटेज में बदलाव आया, जिससे मेंस्ट्रुएशन के लिए बायोलॉजिकल थ्रेशोल्ड जल्दी अचीव हो गया। इंटरेस्टिंग थ्योरी। दूसरा फैक्टर हो सकता है ब्रेस्ट फीडिंग की ड्यूरेशन का कम होना। नरम खाना जैसे दलिया उपलब्ध होने से बच्चों को माँ के दूध से जल्दी हटाया जा सकता था। अच्छा। और लंबे समय तक ब्रेस्ट फीडिंग ओव्यूलेशन को नेचुरली दबाता है, तो शॉर्टर ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड्स का मतलब था जन्मों के बीच कम अंतराल, यानी प्रति महिला ज्यादा बच्चे। कितना कुछ चेंज हुआ, राइट? हाँ, वाकई में। और एक और बहुत फैसिनेटिंग साइड इफेक्ट है, एग्रीकल्चर ने सचमुच हमारे चेहरे का शेप बदल दिया। चेहरे का शेप कैसे? देखो, फॉरेजिंग में सख्त रेशेदार खाना चबाना पड़ता था, फार्मिंग में खाना नरम हो गया, पका हुआ या प्रोसेस्ड, तो हमारे जबड़ों को कम काम करना पड़ा। अच्छा, लेस च्यूइंग। हाँ, रिड्यूस्ड मैस्टिकेटरी एक्टिविटी, कम चबाने का एफर्ट। इस बदलाव ने हमारे क्रेडियोफेशियल ग्रोथ पैटर्न्स को बदल दिया। रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट, पीढ़ियों बाद इंसानों के चेहरे और जबड़े आमतौर पर छोटे और लेस रोबस्ट हो गए, मतलब कमजोर और कम मजबूत बने। अब अगर जबड़े छोटे हैं पर दांत उतने ही हैं तो क्या होगा? ओवरक्राउडिंग, दांत टेढ़े मेढ़े। एग्जैक्टली। मैलोक्लूजन्स बढ़ गए, मतलब दांत टेढ़े मेढ़े, क्राउडेड या मिसअलाइंड हो गए। अरे, तो आजकल ब्रेसेस की जरूरत? हाँ, आजकल ब्रेसेस की जरूरत इसका एक डायरेक्ट रिजल्ट हो सकता है। कूल है ना? कम चबाने से जॉ बोन्स पूरी तरह डेवलप नहीं हुए। वाह, ये तो कमाल की बात है। चलो इस पर रिफ्लेक्ट करते हैं। हाँ। पहला, क्या बढ़ी हुई फर्टिलिटी शुरुआती एग्रीकल्चरल सोसाइटीज के लिए हमेशा अच्छी बात थी? थोड़ा सोच लो। पॉपुलेशन बढ़ाने में मदद मिली, खेती के लिए लेबर मिला, लेकिन रिसोर्सेज पर, सैनिटेशन पर भारी स्ट्रेन पड़ा होगा और घनी बस्तियों में बीमारियों का फैलना आसान हो गया होगा। मिक्स्ड बैग था शायद, आई थिंक। राइट। दूसरा, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के साथ रहने से डिजीज रिस्क ठीक कैसे बढ़ा? अब बताओ। पैथोजेंस जो सिर्फ जानवरों को अफेक्ट करते थे, वो म्यूटेट होके इंसानों में आ सकते थे। जूनोटिक डिजीजेस इसका बड़ा एग्जाम्पल है। प्लस जानवरों और उनके वेस्ट प्रोडक्ट्स को हैंडल करने से पैथोजेंस फैलने के मौके बढ़ गए, अगर हाइजीन अच्छा ना हो, आई थिंक। मेक सेंस। तीसरा, सॉफ्ट खाना खाने और आज ब्रेसेस की जरूरत के बीच सिंपल कनेक्शन क्या है? समझे, कम चबाना, जबड़ों को ग्रो करने के लिए मैकेनिकल स्टिमुलेशन कम मिला, दांतों के लिए पूरी जगह नहीं बनी, दांत क्राउडेड या मिसअलाइंड हो गए, मैलोक्लूजन, आई थिंक। बिल्कुल। इन शॉर्ट, एग्रीकल्चर स्टेबिलिटी तो लाया, पर साथ में कैविटीज, ज्यादा इन्फेक्शंस, पॉपुलेशन बूम्स जैसी चुनौतियां भी लाया, और इसने हमारे चेहरे और जबड़ों का शेप तक बदल दिया। हाँ, बिल्कुल। अब यहाँ मामला और इंटरेस्टिंग हो जाता है कि ये सारे पुराने बदलाव हमें मॉडर्न डिजीजेस जैसे डायबिटीज और ओबेसिटी के लिए कैसे तैयार कर गए। अब हम देखते हैं थ्रिफ्टी बॉडी कॉन्सेप्ट। ओके, चंक 3, द थ्रिफ्टी बॉडी, सेविंग फॉर अ फैमिन दैट नेवर कम्स। ठीक है, तो ये आइडिया जिसे जेनेटिसिस्ट जेम्स नील ने डेवलप किया, थ्रिफ्टी जीनोटाइप हाइपोथेसिस कहलाता है। कोर कॉन्सेप्ट काफी सीधा है। हमारे एंसेस्टर्स ने ज्यादातर ह्यूमन हिस्ट्री में बार बार फूड स्कैर्सिटी झेली, फैमिन का खतरा बना रहता था। हाँ, ये तो था। इसलिए इवोल्यूशन ने उन लोगों को फेवर किया जिनके जीन्स उनकी बॉडीज को एनर्जी स्टोर करने में बहुत एफिशिएंट बनाते थे, ज्यादातर फैट के रूप में, जब भी खाना मिलता था सरप्लस के टाइम। अच्छा, थ्रिफ्ट मतलब सेविंग करना, राइट? एग्जैक्टली। ये स्टोर्ड फैट आने वाले लीन टाइम्स या फैमिन्स में लाइफ सेवर था। अब प्रॉब्लम यह है, मॉडर्न वर्ल्ड में ज्यादातर लोगों के लिए खाना स्केर्स नहीं है, बल्कि लगातार अबंडेंट है। हाँ, सुपरमार्केट्स भरे हैं, फास्ट फूड हर जगह है। राइट। लेकिन हमारी बॉडीज जो अभी भी उस पुरानी थ्रिफ्टी जेनेटिक प्रोग्रामिंग पे चल रही हैं, वो एफिशिएंटली फैट स्टोर करती जा रही हैं एक ऐसी इमरजेंसी फैमिन के लिए जो कभी आती नहीं। ओहो, तो ये मिसमैच है। हाँ, हमारे पास्ट एवोल्यूशन और करंट एनवायरनमेंट के बीच का ये मिसमैच ही आज ओबेसिटी और टाइप 2 डायबिटीज के हाई रेट्स का एक बड़ा कारण माना जाता है। इसमें मैकेनिज्म क्या है? इंसुलिन रेजिस्टेंस? हाँ, एक की मैकेनिज्म अक्सर इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। इंसुलिन वो हार्मोन है जो हमारे सेल्स को ब्लड से शुगर लेने में मदद करता है एनर्जी के लिए। राइट। इंसुलिन रेजिस्टेंस में सेल्स इंसुलिन को ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो शुगर को एनर्जी के लिए यूज करने के बजाय बॉडी उसे फैट में कन्वर्ट करके स्टोर करने लगती है। वो थ्रिफ्टी बिहेवियर एक्टिव हो जाता है। इसका कोई एविडेंस है? नील ने नॉर्थ अमेरिका की कुछ इंडिजिनस पॉपुलेशंस को स्टडी करते हुए इसका एविडेंस देखा। जब इन ग्रुप्स ने तेजी से वेस्टर्न डाइट्स, प्रोसेस्ड फूड, शुगर, फैट वाले अपनाए, तो ओबेसिटी और टाइप 2 डायबिटीज के रेट्स बहुत बढ़ गए, भले ही उनकी फिजिकल एक्टिविटी उतनी कम ना हुई हो। अच्छा। एक और बहुत बड़ा एग्जांपल इंडिया का है।
ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के टाइम सब कॉन्टिनेंट में कई बहुत गंभीर और बड़े फैमिन्स आए। हाँ, सुना है। कुछ रिसर्च बताती है कि शायद स्टार्वेशन के इन दौर ने थ्रिफ्टी जीन्स पर स्ट्रॉन्ग सिलेक्टिव प्रेशर डाला, या शायद ज्यादा एक्यूरेटली कहें तो एपिजेनेटिक चेंजेस को प्रमोट किया, जिससे एनर्जी स्टोरेज बढ़ गई। एपिजेनेटिक्स, ये क्या है? एपिजेनेटिक्स का मतलब है ऐसे मॉडिफिकेशंस जो जीन्स के काम करने के तरीके, एक्सप्रेशन को बदलते हैं, जैसे किसी जीन का वॉल्यूम कम या ज्यादा करना बिना डीएनए सीक्वेंस बदले। अच्छा। और क्रूशियल बात यह है कि कुछ एपिजेनेटिक चेंजेस पीढ़ियों तक इनहेरिट हो सकते हैं। मतलब जेनरेशंस तक? हाँ, तो जो एडेप्टेशंस एंसेस्टर्स को फैमिन से बचाने में मदद करते थे, वो उनके डिसेंडेंट्स को आज इंसुलिन रेजिस्टेंस, ओबेसिटी और टाइप 2 डायबिटीज के प्रति ज्यादा ससेप्टेबल बना सकते हैं, जब उन्हें कैलोरी रिच एनवायरनमेंट मिलता है। ये एपिजेनेटिक्स वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डेफिनेटली याद रखूंगी। स्टिक्स सिर्फ लंबे टाइम स्केल पर जेनेटिक ही नहीं, बल्कि इंडिविजुअल की अर्ली लाइफ में, खासकर फीटल डेवलपमेंट के दौरान भी डेवलप हो सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान? हाँ, अगर माँ को प्रेगनेंसी में मैलन्यूट्रिशन झेलना पड़े, तो फीटस शायद स्कैरसिटी की लाइफ के लिए प्रोग्राम्ड हो सकता है और मेटाबॉलिक अडेप्टेशंस डेवलप कर सकता है, जैसे एफिशिएंट फैट स्टोरेज, जो बाद में नुकसानदेह हो जाते हैं अगर असल में खाना अबंडेंट हो। ये भी एपिजेनेटिक इफेक्ट्स माने जाते हैं। वाओ, काफी कॉम्प्लेक्स है। चलो फिर से रिफ्लेक्ट करते हैं। जरूर। पहला, तो क्या थ्रिफ्टी जीनोटाइप बस एक बुरा जीन है? सोचो जरा। नहीं, इनहेरेंटली बुरा बिल्कुल नहीं। ये एंसेस्टर्स के एनवायरनमेंट में सर्वाइवल के लिए बहुत फायदेमंद था। प्रॉब्लम जीन में नहीं, बल्कि उस जीन के फंक्शन और हमारे मॉडर्न एनवायरनमेंट के मिसमैच में है। आई थिंक सो, राइट, मिसमैच। दूसरा, सदियों पहले हुए फेमीन्स आज भी लोगों की हेल्थ को कैसे अफेक्ट कर सकते हैं, क्या लगता है? मेनली एपिजेनेटिक्स के जरिए। फैमीन जैसे एक्सट्रीम एनवायरमेंटल स्ट्रेस जीन एक्सप्रेशन पैटर्न्स को बदल सकते हैं। कौन से जीन एक्टिव हैं, कितने एक्टिव हैं, ये एपिजेनेटिक मार्क्स कभी-कभी पीढ़ियों तक पास डाउन हो सकते हैं और बाद में मेटाबॉलिज्म और डिजीज रिस्क को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। थिंक, गॉट इट। तीसरा, थ्रिफ्टी जीनोटाइप वर्सेस थ्रिफ्टी फिनोटाइप, इनके ओरिजिन में कोर डिफरेंस क्या है, अब बताओ। थ्रिफ्टी जीनोटाइप का मतलब है ट्रेट लंबे समय में नेचुरल सिलेक्शन से डीएनए सीक्वेंस पर काम करके इवॉल्व हुआ। थ्रिफ्टी फिनोटाइप का मतलब है ट्रेट इंडिविजुअल की लाइफ टाइम में, खासकर अर्ली डेवलपमेंट जैसे वूम में, एनवायरमेंटल क्यूज जैसे न्यूट्रिशन के डायरेक्ट रिस्पॉन्स में डेवलप हुआ, जीन एक्सप्रेशन को एपिजेनेटिक्स के जरिए अफेक्ट करके। थिंक, बिल्कुल क्लियर। इन शॉर्ट, हमारा गहरा एवोल्यूशनरी पास्ट थ्रिफ्टी जीनोटाइप, या शायद हमारे जन्म से पहले के अर्ली लाइफ एक्सपीरियंसेस थ्रिफ्टी फिनोटाइप ने हमारी बॉडीज को एनर्जी स्टोर करने में एक्सपर्ट बना दिया, जो आयरॉनिकली आज की भरपूर खाने वाली दुनिया में डायबिटीज और ओबेसिटी जैसी बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स में कंट्रीब्यूट करता है। बिल्कुल सही। तो इन सब का ह्यूमन हेल्थ की हिस्ट्री की बड़ी पिक्चर के लिए क्या मतलब है? चलो देखते हैं वो ग्रैंड शिफ्ट, द एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चंक 4, चेंजिंग टाइम्स, चेंजिंग सिकनेसेस, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन। ये कॉन्सेप्ट जो एब्डेल ओमरान से जुड़ा है, उस फंडामेंटल शिफ्ट को डिस्क्राइब करता है जो डिजीज, डिसेबिलिटी और डेथ के पैटर्न्स में आता है जैसे जैसे सोसाइटीज मॉडर्नाइज और डेवलप होती हैं। बेसिकली ये उस जर्नी को मैप करता है जो ह्यूमन पॉपुलेशंस ने तय की है, एक ऐसे युग से जहां इन्फेक्शियस डिजीजेस, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी और छोटी लाइफ स्पैन्स डोमिनेट करते थे, एक ऐसे युग तक जहां क्रॉनिक, डीजेनरेटिव और अक्सर मैन मेड डिजीजेस मेन हेल्थ चैलेंजेस बन जाते हैं और लोग ज्यादा लंबी जिंदगी जीते हैं। राइट। ओमरान ने कुछ की एस्पेक्ट्स हाईलाइट किए थे। मोर्टालिटी, डेथ रेट्स में बदलाव पॉपुलेशन डायनामिक्स के की ड्राइवर्स हैं। डिजीज का पैटर्न फंडामेंटली शिफ्ट होता है, इन्फेक्शन से क्रॉनिक कंडीशंस तक। ये बदलाव अक्सर वुमेन और चिल्ड्रन को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं, हालांकि अलग अलग स्टेजेस में अलग तरह से। और ये पूरा ट्रांजिशन डेमोग्राफिक शिफ्ट्स और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से गहरा जुड़ा है। अच्छा, तो इसके स्टेजेस क्या हैं? ओवरिंग ने शुरू में 3 मेन स्टेजेस बताए। पहला, द एज ऑफ पेस्टिलेंस एंड फैमिन। ये स्टेज एग्रीकल्चर के साथ शुरू हुआ, जैसा हमने डिस्कस किया। इन्फेक्शियस डिजीजेस बढ़ी, एनिमल डोमेस्टिकेशन, जूनोटिक डिजीजेस, घनी आबादी, खराब सैनिटेशन, कंटामिनेटेड पानी, फूड स्टोरेज इश्यूज की वजह से मोर्टेलिटी रेट्स बहुत हाई थे। हाँ, बहुत हाई। और एपिडेमिक्स और फैमीन्स के साथ फ्लक्चुएट होते थे। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी, शायद सिर्फ 20-40 साल। बाप रे। दूसरा स्टेज, द एज ऑफ रिसीडिंग पैंडेमिक्स। ये धीरे धीरे शुरू हुआ, शायद रेनेसांस के आसपास, और इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन और मॉडर्न पब्लिक हेल्थ मेजर्स लेट 19th अर्ली 20th सेंचुरी से के साथ तेजी से एक्सेलरेट हुआ। इसमें इन्फेक्शियस डिजीजेस कम हुई। हाँ, मेजर इन्फेक्शियस डिजीजेस और बड़े पैंडेमिक्स कम होने लगे। वजह थी बेटर न्यूट्रिशन, सैनिटेशन, साफ पानी, सीवेज सिस्टम्स, मेडिकल नॉलेज, जर्म थियोरी, वैक्सीन्स, बाद में एंटीबायोटिक्स। तो लोग लंबा जीने लगे। एग्जैक्टली। जैसे इन्फेक्शियस डिजीजेस प्राइमरी किलर्स नहीं रही, लोग लंबी जिंदगी जीने लगे। और जैसे लाइफ स्पैन्स बढ़े, क्रॉनिक और डेजेनरेटिव डिजीजेस जैसे हार्ट डिजीज, कैंसर, स्ट्रोक ज्यादा दिखने लगे और डेथ के प्रोमिनेंट कॉजेज बन गए, क्योंकि लोग अब उन्हें डेवलप करने लायक उम्र तक जी रहे थे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने लगी 50s, 60s और उससे आगे। और तीसरा स्टेज, द एज ऑफ डिजेनरेटिव एंड मैन-मेड डिजीजेस।
ये वो स्टेज है जहां ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज आज हैं और कई डेवलपिंग कंट्रीज एंटर कर रही हैं या पुराने पैटर्न्स के साथ इसे एक्सपीरियंस कर रही हैं। अब पिक्चर कॉम्प्लेक्स है। कैसे? हम अभी भी इन्फेक्शियस डिजीजेस फेस करते हैं, कुछ पुरानी बीमारियां रीइमर्ज हो रही हैं, अक्सर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट फॉर्म्स में, और नई बीमारियां सामने आ रही हैं, अक्सर जूनोटिक, जैसे ह्यूमंस नेचुरल हैबिटेट्स में ज्यादा दखल दे रहे हैं, HIV, एबोला, शायद कोविड-19। हाँ, ये तो है। एजिंग से जुड़ी डिजेनरेटिव डिजीजेस जैसे अल्जाइमर्स और पार्किंसंस बड़ा कंसर्न है, क्योंकि लोग पहले से कहीं ज्यादा लंबी जिंदगी जी रहे हैं। और क्रूशली ये स्टेज मैन मेड या लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस में भारी बढ़ोतरी से मार्क्ड है। ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज, कुछ तरह के कैंसर्स, हाइपरटेंशन और मेंटल हेल्थ चैलेंजेस भी, जैसे क्रॉनिक स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन। ये सब मॉडर्न लाइफ से जुड़ा है। हाँ, अक्सर मॉडर्न डाइट्स, प्रोसेस्ड फूड्स, हाई शुगर फैट, सेडेंटरी बिहेवियर्स, एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स और मॉडर्न लाइफ के प्रेशर से जुड़े हैं। यहाँ एक इंटरेस्टिंग कनेक्शन है, हमारी बॉडी स्ट्रेस के सोर्स को डिफरेंशिएट नहीं करती। मतलब चाहे फैमिन का एंशिएंट स्ट्रेस हो या डेडलाइन या फाइनेंशियल वरी का मॉडर्न स्ट्रेस, आपकी बॉडी स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल रिलीज कर सकती है। क्रॉनिक कॉर्टिसोल क्रेविंग्स बढ़ा सकता है हाई एनर्जी फूड्स के लिए, खासकर शुगर के लिए, क्योंकि शुगर से क्विक डोपामिन हिट मिलता है जिससे पल भर के लिए अच्छा लगता है। ओह, विशियस साइकिल। हाँ, ये साइकिल वेट गेन, इंसुलिन रेजिस्टेंस और रिलेटेड लाइफस्टाइल डिजीजेस तक ले जा सकता है। वाओ, चलो इस ट्रांजिशन पर रिफ्लेक्ट करते हैं। जरूर। पहला, क्रॉनिक डिजीजेस जैसे कैंसर और हार्ट डिजीज मौत के ज्यादा कॉमन कारण क्यों बन गए जब इन्फेक्शियस डिजीजेस कम हुई? सोचो। 2 बड़े कारण। पहला, लोग बस ज्यादा लंबा जीने लगे, जिससे इन बीमारियों को, जो अक्सर दशकों में डेवलप होती हैं, सामने आने का ज्यादा टाइम मिला। दूसरा, मॉडर्नाइजेशन से जुड़े लाइफस्टाइल फैक्टर्स, डाइट में बदलाव, कम फिजिकल एक्टिविटी, स्मोकिंग रेट्स, हिस्टोरिकली क्रॉनिक स्ट्रेस ने इन कंडीशंस के रिस्क को बढ़ाया। आई थिंक। राइट। दूसरा, तो क्या इंसान आज पैलियोलिथिक एरा के मुकाबले ओवरऑल ज्यादा हेल्दी है? क्या ख्याल है? ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। हम आज निश्चित रूप से ज्यादा लंबा जीते हैं, हायर लाइफ स्पैन, इन्फेक्शंस या एक्सीडेंट से मरने वाले युवा बहुत कम हैं, लेकिन हम क्रॉनिक डिजीजेस और लाइफस्टाइल इश्यूज की बड़ी एपिडेमिक्स का सामना करते हैं, जो उन लंबे सालों की क्वालिटी, हेल्थ स्पैन को बुरी तरह अफेक्ट कर सकती हैं। ये शायद एक ट्रेड ऑफ है। हमने एक सेट की प्रॉब्लम्स को दूसरे सेट से बदल लिया है, आई थिंक। हेल्थ स्पैन वर्सेस लाइफ स्पैन। तीसरा, मॉडर्न लाइफस्टाइल स्ट्रेस जैसे वर्क प्रेशर, टाइप 2 डायबिटीज जैसी फिजिकल डिजीजेस में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है? अब तुम बताओ। क्रॉनिक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल को बढ़ा ही रखता है। ये मेटाबॉलिज्म डिसरप्ट कर सकता है। हाई कैलोरी कंफर्ट फूड्स अक्सर शुगरी की क्रेविंग्स बढ़ा सकता है। ये बिहेवियर टाइम के साथ वेट गेन, फैट स्टोरेज खासकर पेट के आसपास, और आखिरकार इंसुलिन रेजिस्टेंस तक ले जा सकता है, जो टाइप 2 डायबिटीज का प्रीकर्सर है। बॉडी का स्ट्रेस रिस्पॉन्स शॉर्ट टर्म फिजिकल थ्रेट्स के लिए बना है, क्रॉनिक मेंटल स्ट्रेस के लिए नहीं, आई थिंक। मेक्स परफेक्ट सेंस। इन शॉर्ट, ह्यूमन हेल्थ की हिस्ट्री एक ड्रामेटिक एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन दिखाती है। हम इन्फेक्शियस डिजीजेस और फैमिन से लड़ने वाली दुनिया से एक ऐसी दुनिया में आ गए हैं जहां मेजर चैलेंजेस क्रॉनिक, डिजेनरेटिव और लाइफस्टाइल रिलेटेड कंडीशंस को मैनेज करना है, जो ज्यादातर हमारी लंबी लाइफ स्पैन्स और मॉडर्न एनवायरनमेंट्स का नतीजा है। बिल्कुल। रिकैप करें। हाँ बिल्कुल, रिकैप एंड एक्टिव रिकॉल। वाओ, क्या जबरदस्त जर्नी थी ये डाइट, डिजीज एंड ह्यूमन एवोल्यूशन की। चलो जल्दी से मेन पॉइंट्स रिकैप करते हैं। हमने देखा कैसे पैलियोलिथिक डाइट, वेरीड हाई एक्टिविटी से एग्रीकल्चरल डाइट, स्टेपल बेस्ड सेडेंटरी में शिफ्ट ने हमारा एनर्जी बैलेंस, इनटेक हाई, एक्सपेंडिचर लो, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ज्यादा सोडियम, माइक्रोन्यूट्रिएंट इनटेक कम, वैरायटी डिफिशियंसीज जैसे पिलाग्रा, बेरी और फैट टाइप्स ज्यादा सैचुरेटेड बदले, जिससे ब्लड प्रेशर, डेंटल कैरीज जैसी नई प्रॉब्लम्स आई। हाँ। हमने जाना कि एग्रीकल्चर के इम्पैक्ट्स डाइट से आगे थे, इन्फेक्शियस डिजीज रिस्क बढ़ा, एनिमल कॉन्टैक्ट सेटलमेंट्स, ह्यूमन फर्टिलिटी रेट्स बढ़े, अर्लियर प्यूबर्टी, शॉर्टर ब्रेस्ट फीडिंग और हमारा क्रेनियोफेशियल स्ट्रक्चर तक बदला, छोटे जबड़े और मैलोक्लूजन्स। बिल्कुल। हमने थ्रिफ्टी जीनोटाइप और फिनोटाइप हाइपोथेसिस एक्सप्लोर किए, जो बताते हैं कि पास्ट फूड स्कार्सिटी से बचने के बायोलॉजिकल एडेप्टेशंस जैसे एफिशिएंट फैट स्टोरेज, इंसुलिन रेजिस्टेंस हमें आज की अबंडेंट फूड वाली दुनिया में ओबेसिटी और टाइप 2 डायबिटीज के प्रति वल्नरेबल बनाते हैं। एपिजेनेटिक्स का इसमें पोटेंशियल रोल है। राइट। और आखिर में हमने एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन देखा, ह्यूमन डिजीज पैटर्न्स का बड़ा शिफ्ट 3 स्टेजेस में, एज ऑफ पेस्टिलेंस एंड फैमिन से एज ऑफ रिसीडिंग पैंडेमिक्स के जरिए, हमारे करंट एज ऑफ डिजेनरेटिव एंड मैन मेड डिजीजेस तक, जिसमें क्रॉनिक कंडीशंस, लाइफस्टाइल बीमारियां, एजिंग की बीमारियां और इमर्जिंग इन्फेक्शंस डोमिनेट करते हैं। एकदम सही समरी। चलो अब रिकॉल टेस्ट करते हैं। रेडी? हाँ। 1, टिपिकल पेलियोलिथिक और एग्रीकल्चरल लाइफस्टाइल्स के बीच एनर्जी बैलेंस में की डिफरेंस क्या था? पैलियो हाई इनटेक हाई एक्सपेंडिचर, एजी हाई इनटेक लो एक्सपेंडिचर। करेक्ट। 2,
कोई एक स्पेसिफिक तरीका बताओ जिससे एग्रीकल्चर ने इन्फेक्शियस डिजीजेस का स्प्रेड बढ़ाया होगा। कोई भी एक, डोमेस्टिकेटेड एनिमल से जूनोटिक ट्रांसफर, ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी, फूड स्टोरेज से पेस्ट्स, स्टैग्नेंट वाटर सोर्सेज। गुड। 3 सिर्फ एक सेंटेंस में थ्रिफ्टी जीनोटाइप हाइपोथेसिस का मेन आइडिया क्या है? हमारे जीन्स फैमिन से बचने के लिए एफिशिएंटली फैट स्टोर करने में मदद करने के लिए इवॉल्व हुए, लेकिन मॉडर्न टाइम्स में ये बैकफायर करता है जब खाना हमेशा अवेलेबल हो, जिससे ओबेसिटी, डायबिटीज होता है। परफेक्ट। 4 एपिजेनेटिक्स क्या है, खासकर थ्रिफ्टी हाइपोथेसिस के कॉन्टेक्स्ट में? जीन्स के फंक्शन या एक्सप्रेशन जैसे ऑन ऑफ होना में बदलाव जो एनवायरनमेंट ईजी फैमिन, प्रीनेटल न्यूट्रिशन से इन्फ्लुएंस होते हैं, बिना डीएनए कोड बदले और पोटेंशियली इनहेरिटेबल होते हैं। एक्सीलेंट। 5 एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन मॉडल के 3 जनरल स्टेजेस कौन से हैं? 1. Age of pestilence and famine. 2. Age of receding pandemics. 3. Age of degenerative and man-made diseases. राइट। 6 तीसरे स्टेज एज ऑफ डीजेनरेटिव एंड मैन मेड डिजीज की कैरेक्टरिस्टिक हेल्थ चैलेंज का एक एग्जांपल दो। कोई भी एक, टाइप 2 डायबिटीज, ओबेसिटी, हार्ट डिजीज, कुछ कैंसर्स, अल्जाइमर्स डिजीज, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस, न्यू जूनोटिक डिजीजेस, क्रॉनिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स। ब्रिलियंट, बहुत अच्छा। ग्रेट। अब तुम अपने वर्ड्स में बताओ, आज की पूरे डिस्कशन का सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे या मेन आइडिया क्या था? थिंक। हाँ जरूर, सोचिए। और ये रहा एक छोटा सा चैलेंज। ट्राई एक्सप्लेनिंग दिस एंटायर स्टोरी पेलियोलिथिक डाइट चेंजेस से लेकर मॉडर्न डिजीज पैटर्न्स तक किसी इमेजिनरी फ्रेंड को सिर्फ 2 मिनट में। रेडी, गो। देखो की पॉइंट्स कवर कर पाते हो या नहीं। आउटरो। होप ये एक्सप्लोरेशन डाइट, डिजीज और हमारी डीप एवोल्यूशनरी हिस्ट्री पर इंसाइटफुल था और सोचने के लिए काफी कुछ मिला। अगर आपको ये पसंद आया तो शायद की पॉइंट्स अपने नोट्स में लिख कर देखो और कॉन्सेप्ट्स को खुद को समझाओ। लर्निंग को स्टिक करने में बहुत मदद मिलती है। और अगर आप एक क्विक क्विज या शायद कुछ फ्लैश कार्ड्स चाहते हैं इस टॉपिक पर प्रैक्टिस के लिए, जस्ट लेट अस नो। कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग और मिलते हैं अगली बार।